नमस्कार विद्यार्थियों। राष्ट्रीयता की विभिन्न विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा, विविध रूपों के बारे में, और राष्ट्रीयता का अर्थ एवं परिभाषा तथा उसका महत्व क्या है इसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम राष्ट्रीयता को खोने के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार व्यक्ति किसी राज्य की राष्ट्रीयता पा लेता है और जिसकी चर्चा मैंने की भी थी कि विभिन्न आधारों पर वो प्राप्त करता है, जैसे जन्म द्वारा राष्ट्रीयता प्राप्त करना, देशीयकरण या पुनः प्राप्ति द्वारा राष्ट्रीयता या अधीनता द्वारा राष्ट्रीयता, और इसी के साथ जैसे प्रदेश के हस्तांतरण द्वारा भी राष्ट्रीयता प्राप्त की जाती है। इसी तरह से वह अपने देश की राष्ट्रीयता को खो भी सकता है। और ओपेनहाइम ने राष्ट्रीयता खोने की 5 रीतियां बताई। ये 5 रीतियां इस तरह से है, जैसे मुक्ति द्वारा खोना, वंचन द्वारा खोना या दीर्घकालीन विदेशी निवास द्वारा भी राष्ट्रीयता खोई जाती है, स्थानापन्नता द्वारा खोना और परित्याग करना या परित्याग द्वारा खोना। तो इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से राष्ट्रीयता को खोया जाता है। तो सबसे पहले यदि हम ले मुक्ति द्वारा खोना, कुछ राज्य अपने नागरिकों को यह अधिकार देते हैं कि वे चाहें तो राष्ट्रीयता से मुक्त हो सकते हैं। यदि इस प्रकार की मुक्ति स्वीकार कर ली जाती है तो संबंधित व्यक्ति राष्ट्रीयता का परित्याग करते हैं। जर्मनी आदि कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है। तो इसका तात्पर्य है कि कुछ राज्य अपने नागरिकों को अपने संविधान में ये अधिकार दे देते हैं कि वो चाहे यानी इच्छानुसार वो राष्ट्रीयता से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा यदि हम देखें तो वो है वंचन द्वारा खोना। कुछ राज्यों में राष्ट्रीयता कानून स्पष्ट रूप से उन अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं जिनमें किसी व्यक्ति के राष्ट्रीयता को छीना जा सकता है। उदाहरण के लिए इटली में यह नियम है कि यदि वहाँ का कोई नागरिक विदेशी सेना में भर्ती हो जाए तो उसे राष्ट्रीयता से वंचित कर दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत रूस, टर्की, जर्मनी आदि देशों ने ऐसे आदेश जारी किए जिनके द्वारा विदेश में निरंतर रूप से रहने वाले, स्वदेश में निष्ठा न रखने वाले नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिए गए। भारत में 1955 के नागरिकता कानून ने भी राष्ट्रीयता खोने के आधारों का विस्तार से उल्लेख किया, और ये हैं जैसे देशीयकरण का प्रमाण पत्र धोखे से लेना, देश के संविधान की निष्ठा के विरुद्ध किए गए कार्य को छुपाना, युद्ध के समय शत्रु को सहायता पहुंचाने की दृष्टि से उनके साथ व्यवहार करना, देशीयकरण प्राप्त करने में 5 वर्ष की अवधि में ही किसी न्यायालय द्वारा कम से कम 2 वर्ष की सज़ा प्राप्त करना, 7 वर्ष तक देश से बाहर रहना आदि। तो 1952 के विस्थापन और राष्ट्रीय अधिनियम द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका ने राष्ट्रीयता खोने के आधारों की व्यवस्था की है, और ये मुख्य आधार इस तरह से हैं, जैसे विदेशी राज्य की सेना में भर्ती हो जाना, विदेशों के राजनीतिक चुनाव में मतदान करना, युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सेनाओं को त्याग देना या देशद्रोह का कार्य करना आदि आदि। इस तरह के उदाहरण कहे जा सकते हैं। ये मुख्य आधार है जिनसे या जिन आधारों पर अमेरिका में राष्ट्रीयता खोने के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर है दीर्घकालीन विदेश निवास। कुछ राज्यों में व्यवस्था है कि यदि उनका नागरिक एक निश्चित समय तक दूसरे राज्यों में निवास करता है तो उसकी राष्ट्रीयता समाप्त हो जाती है, और इस निश्चित अवधि का निर्णय प्रत्येक राज्य का राष्ट्रीय कानून करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अवधि 3 वर्ष है, जबकि ब्रिटेन और भारत में यह 7 वर्ष तक भी रखी गई है। यानी 7 वर्ष तक भारत का यदि हम देखें तो ये समय 7 वर्ष है, और 7 वर्ष तक वो दूसरे राज्य का निवास करता है तो उसकी राष्ट्रीयता समाप्त हो जाएगी। फिर है स्थापन्नता द्वारा खोना।
स्थानापन्नता द्वारा खोने का मतलब है कुछ राज्यों ने या कुछ राज्यों के कानून के अनुसार जब उनके नागरिक को विदेश में देशीयकरण प्राप्त हो जाता है तो उसकी पूर्व राष्ट्रीयता स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसे स्थानापन्नता कहा जाएगा। इससे पहले देश की राष्ट्रीयता समाप्त हो जाती है और संयुक्त राज्य अमेरिका के 1952 के अधिनियम के अनुसार यह व्यवस्था है कि स्वेच्छा पर आधारित दूसरे देश में देशीयकरण स्वदेश की राष्ट्रीयता खोने का आधार बन जाएगा। फिर है परित्याग द्वारा। कुछ राज्य जन्म के आधार पर बच्चे को, चाहे वह किसी विदेशी का ही क्यों न हो, अपनी राष्ट्रीयता प्रदान कर देते हैं। इस प्रकार बच्चा दो राष्ट्रीयताएं रखने वाला बन जाता है और जब वह वयस्क होता है तो उसे दो राज्यों की राष्ट्रीयता में से एक का चुनाव और दूसरे का परित्याग करना पड़ता है। उसकी घोषणा के बाद दूसरे राष्ट्र से उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो इस तरह नागरिकता समाप्त करने के भी बहुत सारे आधार होते हैं। बहुत सारे देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं भी होती है। फिर कई बार हम बात करते हैं दोहरी राष्ट्रीयता की। तो कभी कभी ऐसे अवसर भी आते हैं जब एक व्यक्ति एक ही साथ दो राष्ट्रीयताएं प्राप्त कर लेता है। इसका कारण यह है कि विभिन्न देशों में राष्ट्रीयता प्राप्त करने और खोने के नियम अलग अलग प्रकार के होते हैं। फलस्वरूप एक देश का नागरिक रहते हुए भी व्यक्ति दूसरे देश की राष्ट्रीयता प्राप्त कर लेता है। दोहरी राष्ट्रीयता की स्थिति जाने या अनजाने में उत्पन्न हो जाती है। सन 1941 में युद्ध के समय जापान में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को जापानी सेना में भर्ती होने के लिए बाध्य किया गया। ये लोग अपने जन्म के कारण अमेरिका के राष्ट्रिक थे, किंतु निवास ने इनको जापानी नागरिक बना दिया। तो दोहरी नागरिकता अनेक प्रकार से मिल जाती है। ग्रेट ब्रिटेन में विदेशी माता पिता का बच्चा जन्म से ही दोहरी नागरिकता लेकर पैदा होता है। अवैध बच्चों को वैध बनाने की स्थिति में भी ऐसा होता है। इंग्लैंड में एक अमेरिकी पिता और अंग्रेज माता की अवैध संतान ब्रिटिश है, किंतु यदि संतान होने के बाद दोनों के विवाह द्वारा बच्चा वैध हो जाता है तो उसे अमेरिकी कानून के अनुसार अमेरिकी नागरिकता मिल जाएगी। अपने संकीर्ण अर्थ में देशीयकरण प्राय दोहरी नागरिकता का कारण बन जाता है। इसी तरह से हम देखें तो दोहरी नागरिकता वाले लोगों को मिश्रित प्रजाजन कहा जाता है और ऐसे मिश्रित प्रजाजनों की स्थिति बड़ी अजीब बन जाती है, क्योंकि दो भिन्न राज्य उन्हें अपना प्रजाजन मानते हैं और उनकी स्वामी भक्ति का दावा करते हैं। यदि इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो इन व्यक्तियों के कर्तव्य में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। सन 1930 के हेग संहिताकरण सम्मेलन ने दोहरी राष्ट्रीयता के संबंध में यह तय कर दिया कि दोनों राज्य इसे अपना प्रजाजन समझ सकते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति को एक राज्य की नागरिकता उस राज्य की अनुमति से छोड़ देनी चाहिए। तीसरा राज्य इन दोनों में से उसकी प्रभावशीलता या प्रभावशाली राष्ट्रीयता को ही स्वीकार करेगा। प्रभावशाली राष्ट्रीयता का अर्थ उस राज्य की नागरिकता से है जिसमें वह स्वाभाविक और मुख्य रूप से रहता है और जिसके साथ उसका घनिष्ठ संबंध है। हेग संधि के अनुच्छेद 5 में ऐसा प्रावधान है कि इस प्रकार का व्यक्ति तीसरे राष्ट्र में ऐसा समझा जाएगा जैसे कि उसकी एक ही राष्ट्रीयता हो। तीसरा देश या तो उसकी उस राष्ट्रीयता को मान्यता देगा जहाँ वह बहुधा रहता है, या उस राष्ट्रीयता को मान्यता देगा जो परिस्थिति के कारण उससे अधिक संबंधित हो। अनुच्छेद 8 से 11 में विवाहित स्त्रियों की राष्ट्रीयता के बारे में उल्लेख है। इसमें ऐसा प्रयास किया गया है कि उन कठिनाइयों को दूर किया जाए जो इस सिद्धांत के फलस्वरूप हैं, और जब कोई स्त्री विवाह कर लेती है तो उसे स्वभावतः अपने पति की राष्ट्रीयता मिल जाती है। इस विषय में 1957 में एक संधि की गई और इसमें भी दोहरी राष्ट्रीयता से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने का प्रयास किया गया। एक है प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता यानी ओवरसीज नागरिकता प्रावधान 2004। प्रवासी भारतीय दिवस 2005 के अवसर पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की विदेशी नागरिकता स्कीम के बारे में यह वक्तव्य दिया था कि यह सुविधा उन सभी विदेशी भारतीयों को प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिन्होंने 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत से प्रत्यावर्तन किया था
बशर्ते कि उनके अपने देश में या देश भी अपने स्थानीय कानूनों के अंतर्गत दोहरी नागरिकता की स्वीकृति देते हों। तो इससे पूर्व वर्ष 2004 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके 16 देशों, जिनमें स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इज़राइल, पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, न्यूजीलैंड, यूनान, साइप्रस, इटली, फिनलैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, ब्रिटेन व अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोगों को उनकी विदेशी नागरिकता के साथ भारत की ओवरसीज नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था और ऐसी दोहरी नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भारत में आने जाने की स्वतंत्रता होगी, किंतु उन्हें मताधिकार या संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह हम राज्य विहीनता की बात करें तो जब एक व्यक्ति किसी भी राज्य का नागरिक नहीं होता तो राज्य विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और राज्यों के परस्पर विरोधी कानूनों के कारण आज राज्य विहीनता की स्थिति बड़ी गंभीर रूप धारण कर चुकी है। राज्य विहीनता के मूलतः दो कारण माने जाते हैं। पहला, राज्य विहीनता कभी कभी जन्म के कारण भी उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए, एक स्त्री किसी अवैध बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे की राष्ट्रीयता के विषय में दो राज्यों के मध्य अजीब मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे बच्चों के विषय में जर्मनी और ब्रिटेन के कानून में स्पष्ट उल्लेख है कि वे राज्य के नागरिक नहीं बन सकते। ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका विवाह होने पर उनके बच्चे भी राष्ट्रीयता विहीन होते हैं। राज्य विहीनता का दूसरा कारण है कि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रीयता से वंचित कर देना तथा उसका दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त न कर सकना। चीन ने अनेक नागरिक चीन के गृह युद्ध के समय भारत भाग आए और बाद में वे साम्यवादी सरकार की भी नागरिकता न प्राप्त कर पाए, वे भी राज्यहीनता को प्राप्त हुए हैं। तो राज्य विहीन व्यक्ति राष्ट्रीयता के उस गुण से वंचित रहते हैं जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के लाभ प्रदान करने वाली एक मुख्य कड़ी मानी जाती है या मुख्य कड़ी होती है। धन्यवाद।